महत्वपूर्ण तथ्य में। पहला लिखिए फैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण। लोथल से किसे, लोथल से मकान का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता हुआ दिखाई दिया है। सड़क पर खुला हुआ मिला है। अपवाद है साहब, ये क्या है? अपवाद है। सभी घर के दरवाजे गली में खुलते थे, एक मकान ऐसा मिला है लोथल से जिसका दरवाजा मेन रोड पर खुलता था। ये अपवाद है। मैंने कहा अपवाद हमेशा याद रखिएगा। दूसरा, सड़क जाल पद्धति पर आधारित थी या ग्रिड सिस्टम कह सकते हो या ऑक्सफोर्ड कह सकते हो। ठीक है, सड़कें यानी कि कहने का मतलब सड़कें कैसी थी, एक दूसरे को क्रॉस करती थी। हाँ, जाल पद्धति पर आधारित, यानी कि कोई भी सड़क बंद नहीं होगी, वो आगे दूसरी सड़क में मिल जाएगी। ऐसे दो ही शहर भारत में बसे हुए हैं, एक जयपुर और एक चंडीगढ़। एक चंडीगढ़, और दोनों के वास्तुकार आर्किटेक्चर आपको पता होंगे। जयपुर का कौन है आर्किटेक्चर, और चंडीगढ़ का कौन है पता होगा। और राजस्थान का, जयपुर का पढ़ते नहीं हो। ठीक है, तीसरा फैक्ट लिखें। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जल्दी से, थोड़ा स्पीड से लिखें। सर्वाधिक क्या मिली है? मोहरें मिली हैं। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा मंदिर, गाय और बाघ, इन तीनों के कोई साक्ष्य नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। मंदिर का, गाय का और बाघ का, इन तीनों के कोई एविडेंस आपको सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले। इसको ध्यान रखिएगा। पूजनीय पशु के रूप में एक श्रृंगी बैल या कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, हम्प्ड बुल, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम्प्ड बुल कहेंगे। कुबड़ वाला बैल या एक श्रृंगी बैल को पूजनीय माना जाता था, यानी कि इसको क्या माना जाता था? लकी माना जाता था। कपास को सिंधु घाटी सभ्यता में सिंडन कहा जाता था। अगला फैक्ट, कपास को सिंधु घाटी सभ्यता में, बातें मत करा करो, बातें करनी हो क्लास से बाहर कर लो, कोई मन, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता लगता कि मेरा पेन तो बोलते हुए, चलते हुए बोलता नहीं है, तुम्हारा पता नहीं कैसे बोलता है। कपास को क्या कहते थे? सिंडन कहा जाता था। इंपॉर्टेंट लिख लेना, बार बार पूछा जाता है कि कपास के लिए क्या शब्द प्रयोग में। हाँ, कॉटन, कॉटन को सिंडन कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा 9 प्रकार की मुख्य फसलें थी। मुख्य फसल थी, 9 प्रकार की मुख्य फसल थी। कृषि अधिशेष अवस्था में थी, सरप्लस थी। है?
गेहूं किसको बोलते थे? गेहूं को गेहूं बोलते थे? किसने कहा? सूरज को सूरज कैसे कहते थे? 9 प्रकार की मुख्य फसलें थी। कृषि कौन सी अवस्था में थी? अधिशेष अवस्था में थी, यानी कि मुख्य कार्य क्या था? व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना। व्यापार करना। जब व्यापार किया जाता था तो 2 चीज ध्यान रखिएगा, एक स्थलीय और एक जलीय, एक लैंड रूट से और एक सी रूट से। लैंड रूट से जो किया जाता था वो ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, और सी रूट से जो किया जाता था वो मकरान की खाड़ी से किया जाता था, बे ऑफ मकरान। ठीक है, मकरान की खाड़ी से। स्थलीय कहां से किया जाता था? ईरान अफगानिस्तान से। और जलीय कहां से? मकरान की खाड़ी से किया जाता था। टीन, सीसा और सोने का व्यापार ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टिन का, सोने का और सीसा। अलग अलग हट जाओ, अपनी तीनों की सीट अलग अलग हो जाओ, सिंगल सिंगल सीट पे बैठ जाओ, क्योंकि एक बार कहने से नहीं मानोगे तो फिर यही संशोधन करना पड़ेगा। टीन, सीसा और सोना ईरान से किया जाता था। चांदी, जावर माइंस, उदयपुर। जावर से। उदयपुर बताया ना। तांबा खेतड़ी, झुंझुनू, राजस्थान से। तांबा खेतड़ी राजस्थान से, चांदी जावर राजस्थान से। जावर पड़ता उदयपुर में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लाजवर्द एक विशेष प्रकार का पत्थर हुआ करता था मेसोपोटामिया से। किसे? मेसोपोटामिया। एक लाजवर्द विशेष प्रकार का पत्थर जिसका आयात कहां से किया जाता था? मेसोपोटामिया सभ्यता से। क्योंकि मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की या फिर मिस्र की सभ्यता। दोनों सभ्यताएं इसके समकालीन मानी जाती हैं, इसको स्पेशल ध्यान रखिएगा। नहीं, कुछ और है। इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे, पहली चीज। दूसरे, खेल के रूप में पासा प्रयोग में किया जाता था। पासा, जिसे आज की तारीख में आप क्या कहते हो? शतरंज। शतरंज का खेल का ओरिजिन भारत से हुआ है। ठीक है। तीसरा, ये मिष्ठान का प्रयोग भी करते थे, मिठाई खाने के अंदर। किसमें? परिवार के रूप में एकल परिवार था। एकल परिवार था। नगर का तो आपको पता है, नगर 2 भागों में बंटा हुआ था। मैं फिर बता रहा हूं, एक पूर्व और एक पश्चिम। पश्चिम वाले को क्या कहते थे? दुर्गिया गढ़ी कहा जाता था। दिमाग में बिल्कुल स्टेब्लिश करके रखिएगा। अब बात करेंगे कि यहां पर जो मोहरें हैं, कौन सी?
मोहरे जो मिली है वो सेल खड़ी से निर्मित थी, सेल खड़ी, जिसे कि आप कहते हो जिप्सम, जिसे आप कहते हो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोहरे सेल खड़ी से निर्मित हुआ करती थी। ठीक है, जो लिपि यूज में ली गई उसे कहा जाता था भाव चित्रात्मक रूप लिपि। कौन सी? भाव चित्रात्मक या फिर बाउस्ट्रोफियन। बाउस्ट्रोफियन ये लिपि का नाम है, जिसके अंदर 250 से लेकर 400 चित्र अक्षर का प्रयोग किया गया। यानी कि इसमें मुख्य रूप से चित्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? चित्र। चित्र के आधार पर हम कोई पैमाना मान लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। और चित्रों में भी कहते हैं सर्वाधिक चित्र मछली के, किसके? मछली के सर्वाधिक चित्रों का प्रयोग किया। इस लिपि को कोई आज तक पढ़ नहीं पाया। कनिंघम के द्वारा इसकी प्रारंभिक जानकारी दी गई थी, लेकिन इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। लिपि दो तरीके से होती है, एक लिखी जाती है लेफ्ट से राइट, एक लिखी जाती है राइट से लेफ्ट। आप कौन सी लिखते हो? लेफ्ट से राइट लिखते हो, ध्यान रखिएगा। और ये जो लिपि लिखी गई ये राइट से लेफ्ट लिखी गई। किससे? राइट से लेफ्ट। तो लिख लीजिए, यह लिपि राइट से लेफ्ट लिखी गई, जो कहीं ना कहीं फारसी, कौन सी? फारसी लिपि से नजदीक मानी जाती है। बाउस्ट्रोफियन, बाउस्ट्रोफियन या भाव चित्रात्मक। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था बताई जाती है। कौन सी? एक चीज ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है हंटर। हंटर ने कहा कि यहां की विशेषताएं कैसी थी? गणतंत्रात्मक थी। कैसी थी? गणतंत्र, एक तरीके से डेमोक्रेसी थी। कुछ लोगों ने कहा है कि यहां पर वणिक लोग, कौन से? वणिक का मतलब होता उच्च वर्ग के लोगों का शासन पर प्रभाव था, के लोगों का शासन पर प्रभाव, शासन पर प्रभाव था। नहीं, वो नहीं है। हाँ, मैकेने, हाँ हाँ, मैकेने मध्यम वर्गीय बताया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताए, लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया ज्यादातर गणतंत्रात्मक। आप मैके को लिख सकते हो। मैकेने का मध्यम वर्गीय लोगों का प्रभाव था शासन पर। कौन सा? मिडिल क्लास का, मध्यम वर्गीय लोगों का प्रभाव। समझ में आ गया? क्योंकि एक्चुअली में यहां पर आपको जितना दिखाई दे रहा है उसमें मुख्य रूप से दो ही वर्ग आपको दिखाई देंगे, एक सामान्य जनता और एक उच्च वर्ग। उच्च वर्ग को आप मध्यम वर्ग बोल सकते हो, उस समय का मध्यम वर्ग बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर किंग जैसी तो कोई व्यवस्था थी नहीं कि कोई राजा होगा, क्योंकि अगर राजा की बात करेंगे तो राजा का मतलब तो सर्वोच्च हो गया, फिर उच्च वो हो गया उसका व्यवस्था। वैसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। तो ज्यादातर माना गया एक तरीके से जहां पर आपका व्यापार किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यापार या थोड़ी कृषि की जाती है, तो कहीं ना कहीं उस शासन पर प्रभाव मध्यम वर्ग किया। आपका देश जो है, आपके देश में 3 वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग, एक मध्यम वर्ग और एक निम्न वर्ग। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला वो क्या करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उच्च वर्ग वाला किसी से विवाह करेगा तो सोसाइटी पर इंपैक्ट नेगेटिव की जगह पॉजिटिव जाएगा। समझ में आ गया? और निम्न वर्ग वाला भी किसी से विवाह करे तो कोई फर्क, लेकिन दिक्कत कहां आती है?
वो मिडिल मैन जो है ना, मिडिल क्लास वाला, अगर वो अपने वर्ग से, कास्ट से ज्यादा दूर जाकर विवाह करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कारण क्या है कि भारत की कला, संस्कृति और सभ्यता और मूल्य, परंपरा, इनको किसी ने अगर प्रोटेक्ट कर रखा है तो मिडिल मैन ने कर रखा है। किसने? मिडिल मैन ने। इसलिए आपको पता होगा, अमिताभ बच्चन भी आता है तो 5 रुपए के बिस्किट का ऐड करता है, वो 5,000 के बिस्किट का ऐड कर ले, करना ही चाहता है। धोनी आता है, वो 50,000 की मोटरसाइकिल का ऐड करता है, वो 5 लाख की मोटरसाइकिल का ऐड करे ना, लेकिन उसको ये पता है कि इन चीजों को खरीदने वाला भारत में सबसे ज्यादा है। समझ में गया? और उसी का क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो सारी व्यवस्था किस पर है? मिडिल पर। समझ गया? भारत की व्यवस्था को भी चलाता मध्यम वर्गीय है, क्योंकि मध्यम वर्गीय वो वर्ग है जो हर चीज को सोच समझ कर करता है। खर्च भी करेगा तो बहुत सोच समझ कर करेगा। नीचे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपए कमा कर लाया, 150 की दारू पी लेगा, आगे कहेगा कल फिर ले आऊंगा, कल फिर ले आऊंगा। समझेगा? ऊंचे वाले के पास इतना है कि उसको काउंट करने का ही टाइम नहीं है कि मेरे पास कितना है कितना नहीं है। आपने अभी एग्जाम्पल देखा होगा, शादी की प्री वेडिंग चल रही है, आई समझे, तो उसके बाद इतना पैसा है कि उसको खुद ही नहीं पता। समझ में क्या? लेकिन मिडिल मैन के पास सब कुछ पता है, इतना है, इतना खर्च होगा, इतना बचाना, इतना अगले दिन काम आएगा, इतनी अगली पीढ़ी को, उससे अगली पीढ़ी के, सारी व्यवस्था बनाकर चलता है। तो खासियत किसकी है? मध्यम वर्ग की। तो आपकी कल्चर, आपकी सभ्यता और संस्कृति को कोई प्रोटेक्ट करता है तो वर्ग कौन सा है? मध्यम वर्ग। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद एक लास्ट लिख लीजिए, डिक्लाइन के कारण। किसके? पतन के कारण। इस सभ्यता का पतन क्यों हुआ? कई सारे लोग हैं। पहला है जॉन मार्शल, मैके, माधव स्वरूप वत्स, स्वरूप वत्स। इन तीनों के द्वारा मुख्य रूप से ये बात बोली गई कि इस सभ्यता के डिक्लाइन होने का कारण बाढ़ के कारण। किसके कारण? बाढ़ के कारण ये सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। और इसी को सबसे ऑथेंटिक माना जाता है कि सबसे ऑथेंटिक रीजन यही है कि बाढ़ के कारण ये सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके और माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने इंडिविजुअल भी अपने विचार दिए हैं। जैसे यहां पर जॉन मार्शल इसके अलावा भी कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल खत्म हो गया। किस पर? प्रशासन के ऊपर नियंत्रण खत्म हो गया, जिससे सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। समझ गया? लोगों ने अलग अलग विचार दिए, लेकिन मुख्य विचार कौन सा है? बाढ़ के कारण। दूसरे व्यक्ति, एक का नाम है मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड। ये लोग कह रहे हैं कि बाह्य आक्रमण के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण ये सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। कारण ये कहते हैं बाह्य आक्रमण, कुछ लोगों ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया, और अटैक के कारण ये सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। और मुख्य रूप से बाह्य आक्रमण में नाम लेते हैं किसका? आर्यों के आक्रमण के कारण ये सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। लेकिन आपको एक चीज पता होगी, आर्य अब तक आए ही नहीं है। इनके और आर्यों के बीच में अभी काफी सालों का गैप है, इसलिए इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। समझ में आ गया? एक व्यक्ति है जो मैंने आपको पहले भी लिखाया था, जॉन कैनेडी, जॉन कैनेडी। वो कह रहा है प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे आज की तारीख में कोरोना, कोई ऐसी, हाँ वो मलेरिया का साक्ष्य बता रहा है, कोई ऐसी व्यवस्था बन गई जिसके कारण पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन ये असमंजस में, क्योंकि सारा का सारा समाप्त हो जाना संभव नहीं होता है। समझे? क्योंकि प्रकृति समूल रूप से किसी को कभी नष्ट
नहीं करती, क्योंकि हर चीज के अंदर किसी भी नई चीज को उत्पन्न करने की क्षमता विराजमान रहती है। यही प्रकृति का नियम है। अगर वो समाप्त भी होगा तो अपना कुछ न कुछ छोड़कर जाएगा, जिससे जीवन वापस प्रारंभ हो सके। इसलिए जॉन कैनेडी ने एक बात कही। इसके अलावा अमलानंद घोष और साथ में ओरेल स्टाइन नाम सुना है क्या ये? हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट को खोजने वाला, किसको? वेस्ट को। इन दोनों ने कहा कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में कुछ न कुछ चेंज हो गया, क्लाइमेट में कुछ न कुछ चेंज हो गया, जिससे ये अपने आप को बचा नहीं पाए और पूरी की पूरी सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। ऑथेंटिक एक ही चीज है, सिंधु घाटी सभ्यता का ऑथेंटिक वर्डिंग ये है कि बाढ़ के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर आपको पता है हिमालय के गर्त के क्षेत्र में थी, और सिंधु नदी कौन सी और उसकी सहायक नदियां थी, तो पानी की बहुत ज्यादा संभावना रही होगी कि पानी के कारण ये सारी सभ्यता बाढ़ के कारण ये समाप्त हो गई, ऐसा माना जाता है। ऐसा हुआ था, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो भाई साहब कहाँ हैं, उनको बुला लो। ठीक है, तो ये कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। कौन कौन से में? आकार त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। पहली बात, सबसे पहले जानकारी मैसन ने दी, टीलों की खोज किसकी? उसके बाद बर्टन बंधु, कौन से? बर्टन बंधु ने रेलवे लाइन बिछाई। उसके अलावा इस सभ्यता को जब खोजा गया तो त्रिभुजाकार आकृति में मिली। कौन से में? ठीक है, उत्तरी छोर इसका जम्मू कश्मीर में, पूर्वी छोर इसका यूपी में, दक्षिणी छोर इसका महाराष्ट्र में, और इसका पश्चिमी छोर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। समझ में आ गई बात? मुख्य रूप से इसको जानते हैं। इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? मिश्रित प्रजाति के लोग थे। कौन से? जिसमें सबसे ज्यादा स्केलेटन कंकाल किसके मिले? भूमध्य के। किसके? भूमध्य। समझ में गया? लेकिन कुछ लोग कहते हैं